Hello students, welcome to EduCrux. I am Ritika and in this class we are going to start our class 9th. और class 9th का हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम जो लाइफ की बात कर रहे हैं वो क्या है। लाइफ से रिलेटेड है हमारा जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में हम डील करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है। फंडामेंटल यूनिट से हमारा मतलब है जैसे कि इंसान क्या है, इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो आंखें हैं, कान है, हाथ है, पैर है, पेट है, लिवर है, हार्ट है, लंग्स है। ये सारी चीजों से मिला के हम एक ह्यूमन बीइंग बनते हैं। लेकिन एक ऐसा क्या कंपोनेंट है जो एक ह्यूमन बीइंग में भी सिमिलर है और उसी के साथ साथ उसको अगर हम एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से कंपेयर करें, उसको अगर हम एक बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो वो बैक्टीरिया में भी सेम है। यानी कि ऐसी क्या चीज है, क्या वो फंडामेंटल यूनिट है। चैप्टर का नाम है हमारा फंडामेंटल यूनिट बच्चों। तो ऐसी क्या फंडामेंटल यूनिट है जो हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेम है और उसी के साथ साथ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें भी सेम मिलती है। वो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है बच्चों वो हमारी कहलाती है सेल, ठीक है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारी? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बच्चों हमारी है सेल। सेल इज आवर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम बात करेंगे कि सेल होती क्या है, सेल दिखती कैसे है। उससे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, कि वो सेल डिस्कवर कैसे हुई, कि कैसे पता चला कि ये जो यूनिट है, ये जो एंटिटी है जो इस तरीके से दिखती है, कि ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। हमें कैसे पता चला कि इसी चीज को हम सेल बोलते हैं। हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल जो है सेल को डिस्कवर किया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, सबसे पहले हमारे पास थे रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नाम बच्चों आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक जी जो हैं उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। कौन से ईयर में की, ठीक है। ईयर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईयर था हमारा 1665, ठीक है। इतने टाइम पहले 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी करती थी। अब इन्होंने ऐसे नहीं किया था ये सोचने लगे अच्छा मेरे को तो सेल ढूंढनी है, मुझे तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ढूंढनी है, ऐसा सोच के उन्होंने काम नहीं किया था। ये किस चीज पे काम कर रहे थे? हम जब ट्री देखते हैं बच्चों, हम जब क्या देखते हैं, ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास ट्री है, ठीक है। ट्री है हमारे पास। अब ट्री की जो ये आउटर लेयर होती है, ट्री की जो ये आउटर लेयर होती है जो कि डेड होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है ना, डार्क ब्राउन कलर्ड आउटर लेयर, ठीक है। इस आउटर लेयर को बच्चों हम बोलते हैं कोर्क। इस आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कोर्क। और ये कोर्क क्या है? ये डेड सेल्स हैं। दे आर नॉट द लिविंग सेल्स, दे आर द डेड सेल्स, ठीक है। यानी कि जो कोर्क है उसमें लिविंग मटेरियल नहीं है, उसमें डेड मटेरियल प्रेजेंट है। सेल्स तो भी डिस्कवर होंगी लेकिन पहले से हमने लिख दिया है क्योंकि आज के टाइम में हम ऐसे ही बात करते हैं। अगर आपको सेल्स नहीं लिखना है तो हम लिख सकते हैं कोर्क जो है वो एक डेड मटेरियल है। क्या है बच्चों? कोर्क जो है वो एक डेड मटेरियल है। तो हमारे साइंटिस्ट जो थे, ये कोर्क जो होती है, जो ब्राउन कलर की आउटर लेयर प्रेजेंट होती है ट्री की स्टेम पे मेनली, ठीक है। हमने देखा कभी कभी हम उसको हाथ से उखाड़ भी सकते हैं ना, उसमें कभी कभी क्या होता है क्रैक्स आ जाते हैं, हम उसको हाथ से उखाड़ देते हैं, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं देखा है तो आज अपने आसपास जाइए, पार्क में जाइए, गार्डन में जाइए और आपके आसपास जो ट्रीज हैं उन ट्रीज को ऑब्जर्व कीजिए बच्चों। और जो स्टेम है उसकी, जो उसका तना है उसको आप देखिए, वहां पे आप बाहर की साइड आपको ब्राउन कलर की लेयर जो है वो दिखेगी। तो हमारे रॉबर्ट जी क्या कर रहे थे? इसी ब्राउन कलर की लेयर को काम कर रहे थे। इस ब्राउन कलर की लेयर को हमने क्या बोला? हमने बोला कोर्क। तो ये कोर्क पे काम कर रहे थे। कोर्क पे काम करते करते इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ कंपार्टमेंट लाइक सेल्स दिख रही हैं। इनको क्या दिखा? इनको कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स देखने को मिले।
कुछ इस टाइप से इनको स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। ठीक है, इस टाइप से इनको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। इनको हम बोलते हैं लिटिल रूम। क्या है, छोटे छोटे कमरे जैसे लगे इनको लगा कि हर एक कमरा क्या है, कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट बना हुआ और बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो इन्हीं लिटिल रूम्स को इन्होंने लैटिन वर्ड बोला, और उस लैटिन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, हमने बोल दिया सेल। क्लियर, हमने इसका क्या नाम दिया, सेल नाम दे दिया। डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी बच्चों, 1665 में की थी। इन्होंने काम किया था, ट्री की आउटर जो ब्राउन कलर की लेयर होती है, जो कि डेड मटेरियल होता है, जिसको हम कोर्क बोलते हैं, इन्होंने उस पे काम किया। जब इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे कमरे जैसे बने हुए हैं, लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, तो इन्होंने इसका नाम दिया लिटिल रूम्स। और लिटिल रूम्स को इन्होंने फिर लैटिनाइज कर दिया, और लैटिन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है सेल। लिटिल रूम को कहा जाता है सेल, तो हमारा नाम पड़ गया है सेल। तो हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो थी उसका नाम आ गया है हमारे पास सेल। क्लियर है, सेल की डिस्कवरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपके अब एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप हमने देखा है उसी के बेसिस पे, उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है जो हम अभी करते हैं स्टडी। ठीक है, कहा गया है आपसे लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन अनियन बल्ब। अनियन बल्ब का एक स्मॉल पीस लेना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट नोट कर ले, अनियन लेना है। उसके बाद कहा गया है विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स। फोर्सेप्स बच्चों क्या होती है हमारे पास, ये मतलब कि चिमटा देखा आप सबने घर में, चिमटे जैसी होती हैं। चिमटे का छोटा वर्जन दिखा दो आप, बहुत छोटा वर्जन। ठीक है, चिमटे का इतना छोटा वर्जन, उसको हम बोलते हैं फोर्सेप। किसी चीज को हटाने के लिए, निकालने के लिए, होल्ड करने के लिए हम डायरेक्टली हैंड्स का यूज नहीं करते हैं बायोलॉजी में, हम फोर्सेप जो होती है हम उनका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। उसके बाद कहा गया है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, यानी कि चिमटे वाली उस चीज को यूज करके, फोर्सेप्स होती है बच्चों, उन फोर्सेप्स को यूज करके आपको क्या है, स्किन जो है वो पील ऑफ करनी है। That we can peel off the skin that is called the epidermis from the concave side, that is inner layer of the onion. Clear? हम सब ने प्याज खाया है, प्याज को जब भी काटा भी देखा भी, कभी कभी उसमें ट्रांसपेरेंट लेयर जो है बच्चों वो निकल जाती है। जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो निकलती है अंदर के साइड से। हमें वही करना है, हमें क्या करना है, हमें प्याज लेना है, प्याज को छीलना है, काटना है, और अंदर वाली साइड से जो ट्रांसपेरेंट लेयर जो निकलती है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर जो निकलेगी बच्चों, ट्रांसपेरेंट लेयर, हमें वो ट्रांसपेरेंट लेयर को लेना है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। ट्रांसपेरेंट लेयर जो हमने निकाली है उसको फटाफट से क्या करना है, पानी में रख देना है, वाटर में। एक वॉच ग्लास इस टाइप की होती है, एक कटोरे टाइप की, ठीक है, कांच की होती है। इट इज ऑफ मेड अप ऑफ ग्लास, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वॉच ग्लास। ठीक है, ग्लास की बनी होगी और कुछ इस टाइप की होगी, बीच में थोड़ा सा बेंड होगा। उसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा, और उसी के अंदर हमारी जो ट्रांसपेरेंट वाली जो लेयर है उसको हमने रख दिया है। क्यों रखा है पानी में, क्योंकि क्या हो सकता है अगर बाहर रखें तो ड्राई हो जाएगी जल्दी से। कभी ट्रांसपेरेंट लेयर है, पतली सी है, तो आपस में फोल्ड भी हो सकती है उसको अनफोल्ड करने में। इसके अलावा बच्चों इसका दूसरा रीजन क्या है कि प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट इट फ्रॉम फोल्डिंग, फोल्ड होने से भी इसको प्रिवेंट करेगा। क्लियर। वापस पढ़ते हैं क्या लिखा गया, दिस विल प्रिवेंट इट फ्रॉम फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, जो भी हमने पढ़ लिया। अब पूछा गया है व्हाट डू वी डू विद दिस पील। अब हम इस पील के साथ करेंगे क्या, देखते हैं क्या करना है। लिखा गया है लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड लेनी है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, पानी की एक बूंद डालनी है, ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। इस ट्रांसपेरेंट पील का छोटा सा हिस्सा लेना है। बड़ा सा, मान लो आपने बड़ा सा पील निकाल दिया, पूरा बड़ा पील तो हम स्लाइड पे रखेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारी स्लाइड तो छोटी सी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। रेक्टेंगुलर शेप की हमारी जो स्लाइड है, इस टाइप की हमारी स्लाइड होती है। ठीक है, इस टाइप की प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास की बनी हुई हमारी स्लाइड जो है बच्चों वो होती है।
पूरी रखेंगे नहीं। मान लीजिए हमने अगर बड़ा पील ले लिया तो क्या करेंगे, ब्लेड से हम उसको कट कर देंगे। पूरे के पूरे पील को आप फोर्सेप्स से उठाएंगे, इस स्लाइड पे रखेंगे और उसको क्या है, ब्लेड की हेल्प से उसको आप कट कर देंगे। ठीक है, हम स्मॉलर सेक्शन लेंगे। हमने क्या किया, हमने उस पील को यहाँ रख दिया, इस तरीके से हमने उसको काट लिया, यहाँ पे हमने उसको रख दिया। ठीक है, उस पील को हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर, सिर्फ ऐसे ही रखा। वापस हमने क्या था, पानी की एक बूंद थी, पानी की एक बूंद थी, वहां पे उस पे हमने रखना है। अगेन क्यों, क्योंकि ड्राइंग और फोल्डिंग से प्रिवेंट करना है। आगे कहा गया है मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। आपको ध्यान रखना है कि एकदम फ्लैट हो, मुड़ी हुई ना हो, ऊपर नीचे ना हो, एकदम सीधी समतल फ्लैट हो। ठीक है, अब कहा गया है अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। अब वॉच ग्लास जो है उससे जब आप स्लाइड पर रखेंगे, कभी कभी क्या होगा, फोर्सेप्स से जब आप पकड़ते हो बच्चों, तो फोर्सेप्स से वो डैमेज हो जाती है, फोर्सेप्स से वो डैमेज हो जाएगी क्योंकि बहुत पतली सी है, मासूम सी बेचारी है ना, उसको चोट लग जाएगी। तो क्या करेंगे हम, कभी कभी ब्रश जो पेंटिंग ब्रश होती है जिसे आप पेंट करते हो है ना, वो ब्रश आपको लेनी है, उस ब्रश को पानी में डालना है, ब्रश के साथ वो चिपक जाएगी। स्लाइड लेनी है, स्लाइड पे एक बूंद पानी रखना है और वहां पे वो जो था हमारा पील उसको ट्रांसफर कर देना है। क्लियर, उसको हमें ट्रांसफर कर देना है। वॉच ग्लास था, वॉच ग्लास में पानी है, उस पानी के अंदर क्या हमारा ट्रांसपेरेंट वाला जो पील है वो पील है। ठीक है, क्या किया हमने, ब्रश ली, उससे पहले हमने एक स्लाइड ली और मेक श्योर कि आपकी स्लाइड जो बच्चों वो क्लीन होनी चाहिए, गंदी नहीं हो, उसको साफ करना है। ठीक है, फिल्टर पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसको हम क्लीन रखेंगे। क्लीन किया, क्या किया हमने, पानी की एक बूंद ली, एक पानी की एक बूंद हमने सेंटर में रख दी, एक बूंद दो बूंद जितनी भी आपको नेसेसरी लगे। ठीक है, वो हमने रख दी, क्या 2 बूंद हमने उसमें सेंटर में लगा दी। ब्रश लेनी है, ब्रश से वो पील लेना है, उस पील को आप क्या करना है, इस ड्रॉप के ऊपर ट्रांसफर कर देना है। क्लियर, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद कहा गया है नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन इन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। सैफरन का जो सोल्यूशन आता है जो कि काम आता है जब हम सेल्स को स्टेन करना होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पील है तो ट्रांसपेरेंट होगी, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो भी वहां पे वो ट्रांसपेरेंट दिखेगी हमें, लेकिन हमें तो देखना है, हम क्या करेंगे, अब हम उसको कलर कर देंगे। कलर किससे करेंगे, हम करेंगे सैफरन से, सैफरन से हम उसको कलर कर देंगे जिससे उसका रेडिश कलर आ जाएगा। ठीक है, रेडिश कलर आ जाएगा सैफरन से स्टेन करें। तो हमने क्या किया, सैफरन सोल्यूशन लिया, फिर क्या किया, हमने एक ड्रॉपर लिया और एक सैफरन सोल्यूशन की भी एक ड्रॉप इसमें डाल दी, मिक्स किया अच्छे से। निडल की हेल्प ले लो, फोर्सेप की हेल्प ले लो, निडल से हमने उसको मिक्स कर दिया। तो क्या किया, जो ट्रांसपेरेंट पील था उसको क्या लग गया, उसको स्टेन हो गया। वो कैसा दिखेगा हमें, अब दिखेगा हमें रेडिश कलर का। कवर स्लिप लेनी है, यानी कि ये बूंद थी, हमें क्या ले रखा, हमने एक बूंद ले रखी है, उस बूंद पे ट्रांसपेरेंट पील ले रखा है, सैफरन की ड्रॉप और बूंद, वो भी लिक्विड है, सैफरन सोल्यूशन वो भी डाल दिया हमने। अब हमें उसको ढकना है, उसको फ्लैट बनाना है। तो क्या क्या हमने, एक छोटी सी पतली सी इतनी सी कवर स्लिप आती है बच्चों, सिर्फ इतनी सी, इतनी सी कवर स्लिप आती है बच्चों कि आपका मटेरियल सिर्फ इतना होना चाहिए। ये आपका मटेरियल है, ये आपकी कवर स्लिप है और यहाँ पे ये आपकी स्लाइड है। क्लियर, इस तरीके से होगी। ये आपकी क्या है, ये आपकी स्लाइड होगी, ये आपकी कवर स्लिप होगी और ये आपका मटेरियल होगा। रिलेटिव साइज देख लीजिए आप, इस तरह से रिलेटिव साइज जो है वो दिखेगा आपको। ठीक है, मटेरियल के ऊपर क्या करना है, वो सिंपल एकदम एक्सट्रीमली पतली क्या होगी, आपकी कवर स्लिप होगी। निडल की हेल्प से आपको क्या करना है, एक कोने पे रखनी है और फिर उसको निडल की हेल्प से छोड़ देना है, वो पूरी कवर स्लिप लग जाएगी। क्लियर, कवर स्लिप लगा ली हमने। अब इस स्लाइड को क्या लेना, अब इस स्लाइड को लेना है यहाँ से, दोनों एंड से हम इसको पकड़ेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर लगाएंगे और अपनी आई पीस के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। आगे देखें, कहा गया है टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग निडल। निडल की हेल्प लेनी है आपको और बबल्स नहीं आने चाहिए। कभी कभी होता है जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर बबल आ जाते हैं तो वो हमें अच्छे से दिख नहीं पाता, वो बबल बड़ा सा गोला गोला दिखेगा, तो बबल को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। We have prepared a temporary mount of onion peels. We can observe this slide under low power followed by high powers of a compound microscope. क्लियर, मतलब कहा गया सिंपली ये स्लाइड बना लिया आपने, अब इस स्लाइड को लेके आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए।
सिंपल सी बात है। अब आपको क्या दिखेगा इस माइक्रोस्कोप के अंदर, जब आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको इस तरह की सेल्स जो हैं वो दिखेंगी, इस तरह की सेल्स जो है वो आपको दिखेंगी। लिखा गया है फिगर में भी, सेल्स ऑफ एन अनियन पील, एक अनियन पील के जो सेल्स हैं बच्चों वो आपको दिखेंगी। क्लियर? आपको माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरीके की आपको इस तरीके की जो सेल्स हैं वो इस तरीके की सेल्स है ना वो आपको दिखेंगी। इज दैट क्लियर? और सेंटर में जो गिवन है, सेंटर में हमारे पास हमें एक डॉट डॉट प्रेजेंट होगा। ये थी हमारी इस पास हमारी सेल और ये है हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस। जैसे कि कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम बोलते हैं उसको, दैट द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसी तरीके से न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इस तरीके की सेल्स जो है बच्चों वो हमें दिखेंगी। क्लियर है? हमें हमारे सराउंडिंग्स में हमारे टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे पास लिविंग और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बच्चों, उन सब में क्या दिखेगा? उन सब में आपको सेल्स दिखेंगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने तरीके के हो सकते हैं? यूनिसेलुलर, और वहीं पे हमारे पास होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल सेल। They are composed of only single cell and they are composed of many cells. Clear? They are composed of single cells and they are composed of many cells. अब सिंगल सेल में जरूरी नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सिंगल सेल जो है वो एक तरीके की दिखती हो। मान लीजिए किसी सिंगल सेल की शेप इस तरीके की है तो किसी दूसरी सिंगल सेल की शेप इस तरीके की हो सकती है, किसी की ऐसी भी हो सकती है राउंडेड, किसी की अलग तरीके से हो सकती है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells and their shape and their size may be found in the nature. Clear? जरूरी नहीं है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और उनमें मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें सेल का साइज सेम हो, सेल की शेप सेम हो। क्लियर? तो क्या डिफरेंसेस है? जो सेल्स होती हैं जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सेल्स हैं बच्चों, सेल्स दे डिफर इन सेल्स they differ in their size, they differ in their shape and as well as they differ in their function. Function की हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है? Also they differ in their function. ठीक है? ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये हमें सेल्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको दी गई है एक और एक्टिविटी कि इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, एक बार देखते हैं। इस एक्टिविटी में आपको कहा गया है we can try preparing temporary amounts of leaf peels. अभी हमने क्या किया था? अनियन की पील ली थी, इसके साथ हम लीफ की भी पील ले सकते हैं। जब आप लीफ को ऑब्जर्व करो तो लीफ की भी एक ऊपर पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर जो है बच्चों वो भी होती है। ठीक है, वो भी होती है, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। तो हम लीफ पील भी ले सकते हैं। टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियन भी, अनियन की जो रूट्स होती हैं और उन रूट्स जो स्पेशली टिप्स हैं वो भी हम ले सकते हैं, उनकी पील हम ले सकते हैं। या फिर अलग अलग टाइप के जो अनियन होते हैं, बड़ा अनियन लेके देख लीजिए आप, छोटा अनियन लेके देख लीजिए। और कभी कभी होते हैं ना ये खाने वाले अनियन है, सैलेड में खाए जा सकते हैं या फिर इनको सब्जियों के लिए लेते हैं। अलग अलग टाइप के अनियन है, अलग अलग टाइप की इनकी वेराइटी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। हम अलग अलग टाइप की पील्स हम ले सकते हैं और फिर सेम उसी तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, वॉच ग्लास में रखना है, साइज कट करना है, स्लाइड लेनी है, पानी डालना है, ब्रश से ट्रांसफर करना है, स्टेफिलिन सॉल्यूशन डालना है, कवर स्लिप लगानी है और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना है। कर दिया हमने। अब कहा गया है आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस नाउ सी व्हाट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। अब क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे 4 बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, इन चारों क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज। शेप और साइज में सेम दिखते हैं? नो। ठीक है, अगर हम अनियन की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए अगर हम अनियन पील की बात कर रहे हैं, अनियन पील में हमने मान लीजिए
दो टाइप ली है, एक बड़ा अनियन लिया है और एक हमने छोटा अनियन लिया है। इनकी जो सेल्स हैं वो सेम होंगी, इनकी सेल्स जो है वो सेम होंगी, सेम साइज की होंगी, सेम शेप की होंगी, क्योंकि बच्चों हमारे पास जो ओरिजिनल मटेरियल वो अनियन का है। मतलब नहीं है कि अनियन का साइज बड़ा है या छोटा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन जो वैरायटी है जो हमने चूज किया है अनियन वो सेम है। अगर अब आप अनियन को कंपेयर करोगे, अब बच्चों अगर हम कंपेयर करें अनियन को और लीफ को, ठीक है, हमने क्या किया, लीफ पील लिया और हमने अनियन पील लिया, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सेल्स जो हैं हमारे पास बच्चों, हमारी जो सेल्स जो हैं वो सेम नहीं, वो डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो अलग लिया है। मटेरियल सेम था तो सेल्स जो हैं वो सेम होंगी। मटेरियल क्या है, मटेरियल ही अलग है। मटेरियल क्या है बच्चों, मटेरियल ही अलग है हमारे पास, मटेरियल ही हमारे पास अलग है, तो सेल्स जो हैं वो भी हमारी डिफरेंट होंगी। क्लियर। अब आगे कहा गया है डू ऑल द सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या वो स्ट्रक्चर में सेम दिखती है? मटेरियल सेम है तो स्ट्रक्चर में भी सेम दिखेंगी, और अलग मटेरियल अलग अलग है, मटेरियल डिफरेंट है आपका, तो सेल्स जो है वो भी स्ट्रक्चर में अलग दिखेंगी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको कहता है वुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग द सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी, क्या हम एक प्लांट में, हमने क्या लिया, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने जब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था सेल की डिस्कवरी में, उन्होंने क्या, उन्होंने स्टेम से कॉर्क ली थी, कॉर्क की सेल्स को ऑब्जर्व किया था। क्या कॉर्क की सेल्स या फिर हम लीफ सेल्स को अगर हम कंपेयर करें, अगर हम क्या करें, अगर हम कॉर्क सेल्स लें और वही उसके साथ साथ हम क्या करें बच्चों, हम लीफ सेल्स लें, क्या वो सेम दिखेंगी या वो अलग अलग दिखेंगी? एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, दे विल लुक डिफरेंट, अलग अलग दिखेंगी वो। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारा ओरिजिनल मटेरियल जो है वो हमारा डिफरेंट है। अब पूछा गया है व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड, सिमिलरिटीज क्या मिलेंगे? आप जितनी भी सेल्स ऑब्जर्व करोगे उन सेल्स में क्या सिमिलरिटी है, उनकी क्या है, बाहर के सराउंडिंग ही क्लियर प्रेजेंट है, और उसी के अलावा सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा न्यूक्लियस। कि सेल जो है वो किसी भी टाइप की हो, सेल सर्कुलर है तो भी सेंटर में न्यूक्लियस है, सेल अगर हमारे पास हेक्सागोनल सेल्स है तो भी न्यूक्लियस है, हमारे पास पेंटागोनल सेल है तो भी सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो सिमिलर रहेगी। उसके अलावा कुछ और ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो सब में कॉमन रहेंगे। अभी हम जब हम चैप्टर अलग से डिस्कस करेंगे, डीप में डिस्कस करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि एक सेल में क्या क्या और सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। जब हम चाहे हम अनियन पील की बात करें, लीफ पील की बात करें, कॉर्क सेल्स की बात करें, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हर एक सेल में जो है वो कॉमन रहने वाले हैं। क्लियर, वो कॉमन रहने वाले हैं। अब अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखते हैं बच्चों, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग सेल्स हैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी की। हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात भी नहीं करते, हमने सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म को लिया है, हमने सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को लिया है, वो भी सिर्फ है हम खुद इंसान, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में इतनी अलग अलग टाइप की, इतनी अलग अलग वैरायटी की सेल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए स्मूथ मसल सेल जो है वो हमें कुछ इस तरीके की रोड लाइक शेप जो है वो हमें देखने को मिलती है। ब्लड सेल्स जो हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर में होंगी। नर्व सेल्स पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड में, यानी कि हम प्लांट्स को मिला लो, एनिमल्स को मिला लो, आप इसके साथ साथ आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड कर दो, जो नर्व सेल्स हैं हमारी, उनका सबसे यूनिक, सबसे पिक्यूलियर स्ट्रक्चर है, जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, और ये पूरी की पूरी कंप्लीट जो है बच्चों वो एक सेल मिलाती है। ठीक है, यहाँ से नर्व सेल्स का यूनिक स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि क्या होगा, यहाँ से सिग्नल लिया जाएगा और दूसरे एंड से सिग्नल जो है वो पास ऑन किया जाएगा। जितने भी आप सेल्स की शेप देखेंगे, सेल्स की जो शेप है वो डिपेंड करती है, सेल्स शेप डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन देयर फंक्शन। उनका जो फंक्शन रहने वाला है फर्दर, उनके फंक्शन पे ही हमारी डिपेंड करेगी कि सेल की शेप किस तरीके की होगी। क्लियर। उसके बाद हमने देखा ये ओवम। ओवम किसको बोलते हैं बच्चों, ओवम हम बोलते हैं फीमेल एग को, फीमेल एग को हम बोलते हैं ओवम। इस तरह का बड़ा सा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा ओवम का। और वहीं जिसको हमने बोल दिया स्पर्म, यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मेल एग।
ठीक है। मेल एग का डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का हेड देखने को मिलेगा और उसके पीछे हमें उसकी जो टेल है वो देखने को मिलेगी। तो फीमेल एग और मेल एग का स्ट्रक्चर जो है वो भी कितना डिफरेंट है। उसके बाद हमारी आती है बोन की सेल्स, यानी कि हमारी हड्डियों में जो सेल्स होती हैं उनकी शेप। फैट सेल्स यानी कि जो हमारा फैट स्टोर करती हैं वो सेल्स कुछ इस तरीके की होती हैं। तो इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं सेल्स की, वो शेप्स हमारी डिपेंड करती है कि उनका फंक्शन क्या है उस पे, ठीक है। अगर अलग अलग फंक्शन होगा तो शेप्स जो हैं वो भी अलग अलग होंगी। सबसे एग्जांपल जैसे कि नर्व सेल है, नर्व सेल का ये शेप क्यों है, क्योंकि इसको यहाँ से क्या होता है सिग्नल रिसीव करना होता है और सिग्नल जो है वो उसको ट्रांसमिट आगे करना होता है। तो दो टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर्स मिलेंगे स्टार्टिंग में और एंड में। एक ही सेल के अंदर जो एक एंड होगा जो सिग्नल रिसीव करेगा, दूसरा एंड होगा जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। अब फैट सेल को ले लीजिए। फैट सेल्स क्या सेल्स होते हैं, इनमें क्या होगा, फैट हमारा स्टोर होगा। फैट से हमारा क्या मतलब है कि हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी, हमारी जो एनर्जी बच गई है, हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगी। तो वहां पे क्या चाहिए, हमें ग्लोबुलर स्ट्रक्चर चाहिए जो कि हमारी सारे के सारे फैट को स्टोर कर पाए। उसका एक्स्ट्रा कोई फंक्शन नहीं है, उसको किसी से और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसका फंक्शन है फैट स्टोरेज का। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो हमें देखने को मिलता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, क्योंकि जो इसकी टेल है ये एज अ फ्लैजिला काम करती है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि स्पर्म को फर्दर जो है वो मूवमेंट करनी होती है। क्लियर। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से है। ओवम को कोई मूवमेंट नहीं करनी होती, तो ओवम में कोई भी टेल नहीं है, तो सिंपली एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जैसा हमें दिखेगा। तो सिंपली बात है कि जो शेप है बच्चों वो डिपेंड करेगी कि फंक्शन क्या है। ऑल्दो हमारे पास जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पे हम डिवीजन ऑफ लेबर जो है, हम डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर देखने की वजह से, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से होता है ये कि अलग अलग सेल्स की अलग अलग साइजेस हो जाते हैं और उन्हीं साइजेस के बेसिस पे उनकी अलग अलग शेप्स हो जाती है। अभी हम आज की हमारी क्लास में धीरे धीरे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में कि विद इन अ सेल ऑल्सो, एक सेल के अंदर भी हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। एक सेल के अंदर भी अलग अलग हमारे पास पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ डिस्कवरीज की जो रिसेंट टाइम्स में कुछ डिस्कवरी हुई हैं सेल से रिलेटेड। सबसे पहले डिस्कवरी आ जाएगी बच्चों जब हमने सेल को डिस्कवर किया। जब हम चैप्टर पढ़े द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसमें सबसे पहले डिस्कवरी तो हम सेल की डिस्कवरी पढ़ेंगे जो कि हुई थी 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, ये तो हमने पढ़ा है बच्चों, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, हमारी जो सेल है, सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईयर 1674 जब ल्यूवेनहॉक जो है बच्चों, ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था हमारा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। इसी वजह से फॉर द सेम रीजन, इसके डिस्कवरी की वजह से ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। वहीं पे 1831 में कितना टाइम गैप देखिए, इतने टाइम गैप के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी बच्चों, हमने दिखाया था ये हमारी सेल है और एक सेल के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर हमें दिखता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये अगर हमारी सेल है तो ये हमारा न्यूक्लियस है। क्लियर। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, वो हम इसी चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ डिस्कवरी थी बच्चों, फोर्थ डिस्कवरी हम पढ़ते हैं 1839 में। 1839 में जब पुरकिंजी ने क्या बताया था, पुरकिंजी ने एक टर्म डिस्कवर की थी जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस है इसके अलावा जितना भी स्पेस बच गया, न्यूक्लियस भी किसी लिक्विड में तैर रहा है, उसी फ्लूइड को बच्चों हमने कहा प्रोटोप्लाज्म। ये एक ऐसा फ्लूइड है जहां पे हमारे जितने भी सेल के अंदर आइटम्स जो प्रेजेंट है और उसी के साथ साथ जो न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट है वो सब उसमें फ्लोट करता है। ठीक है। उस लिक्विड को हमने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। ये नाम किसने दिया था, ये नाम पुरकिंजी ने हमें दिया था। और कब दिया था, 1839 में दिया था बच्चों। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ डिस्कवरी है 1838 और 1839 के बीच के टाइम की, जब हमारे पास दो साइंटिस्ट थे शेल्डन एंड
एंड सो ऑन, इन दोनों ने मिलकर हमें दी थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बच्चों ये कहती थी कि जो सेल है हमारी वो हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की। क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उससे पहले कुछ साइंटिस्ट को लगता था कि सेल कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इन्होंने इस थ्योरी के बेसिस पे ये प्रूफ किया था कि जो हमारी सेल है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर वी कैन कंसीडर द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वी कैन कंसीडर द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आती है 1835 में, जब हमारे जो विर्चो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम है विर्चो, उन्होंने एक क्लेम किया था कि जितनी भी नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं, दैट द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। जितनी भी आज के टाइम में जो नई सेल्स बनने वाली हैं, जो नई सेल्स बनेंगी वो सारी की सारी नई सेल्स पुरानी सेल से ही बनी हैं। क्लियर? उन्होंने ये थ्योरी दी थी विर्चो ने, दैट इन्होंने ये थ्योरी दैट all the new cells arise from pre-existing cells। जितनी भी नई सेल्स हैं वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, उनसे ही अराइज होती हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था हमारा। अब इसी के बाद इतने टाइम होने के बाद 1940 में हमें क्या मिलता है बच्चों? 1940 में हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देख सकते हैं कि हमारी जो सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या क्या है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फर्दर डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट है, किस तरीके की लेयर्स हैं, क्या उसमें कोई पोर है या नहीं है, वो सारा डिटेल स्ट्रक्चर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो 1674 में हमें मिला था ल्यूवेनहॉक के द्वारा, उसमें हम ये सारी चीजें नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सारी डिस्कवरी देख लीजिए। अगर ऑल्दो सेल की डिस्कवरी 1965 में हुई थी, 1965 में हुई थी, लेकिन फिर भी बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कवर करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो है बच्चों वो 1940 में हुई थी। ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, ये सारे ईयर्स आपको याद रखने, इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, कब कब डिस्कवर किया, किस तरीके से डिस्कवर किया, वो सारी चीजें बच्चों आपको याद होनी चाहिए। ये तो बायोलॉजी जो है या फिर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उन सबका बेसिक्स है। ये आपका हर साल जब भी आप सेल पढ़ोगे हर साल रिपीट होगा, हर साल सेम क्वेश्चंस रिपीट होंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन का कंट्रीब्यूशन बता दो, पुरगिंजी का कंट्रीब्यूशन बता दो, विर्चो ने कौन सी थ्योरी दी थी उसका आप कंट्रीब्यूशन बताओ, उनका रोल बताओ, उनका सिग्निफिकेंस बताओ। ये जो क्वेश्चन है ये हर साल रिपीट होंगे, 9th में रिपीट होंगे बच्चों, 10th में होंगे, 11th में होंगे, 12th में होंगे। अगेन जब भी आप सेल पढ़ोगे हमेशा ये सारे के सारे साइंटिस्ट का नाम रिपीट होगा, इनके ईयर्स रिपीट होंगे, इनकी डिस्कवरीज रिपीट होंगी। इसीलिए इजी है आप लोगों के लिए कि इन चीजों को आप अभी याद कर लो, इसी एज पे याद कर लो, ताकि आगे फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? अब एनसीईआरटी में बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली इन्हीं क्वेश्चन से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहा गया है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल्स किसने डिस्कवर की और कैसे की? पिछली स्लाइड में हमने देखा था किसने की थी, पिछली स्लाइड में हमने देखा था किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने, मैंने कहा था ना ये आप याद कर लीजिए, पूछ लेंगे, घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं, घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। 1665 में की थी, याद रख लो, ये तो आपको याद ही रखना है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या है, सेल्स की डिस्कवरी की थी। किस तरीके से की थी, वो किस पे काम कर रहे थे? ही वॉज वर्किंग ऑन द कॉर्क। कॉर्क क्या था बच्चों? डेड मटेरियल होता है स्टेम का, डेड मटेरियल होता है, डेड मटेरियल ऑफ स्टेम। अब इन्होंने क्या, सेल्स डिस्कवर की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, डेड सेल्स डिस्कवर की, क्योंकि ये डेड मटेरियल है तो सेल जो थी वो लिविंग नहीं थी। लिविंग सेल्स ल्यूवेनहॉक ने फर्दर डिस्कवर की थी, लेकिन सेल सबसे पहले तो इन्होंने की थी, लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी बच्चों वो डेड सेल्स थी। क्लियर? वो डेड सेल्स थी। इसी को एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको लिखना है, दैट हु डिस्कवर्ड द सेल्स? The cells were discovered by the Robert Hooke in the year 1965. He was working on the cork of the stem, which is the dead material of the stem, and by mistake he founded that there were presence of the tiny compartments. Tiny compartments इन्होंने discover किए थे,
और लैटिन में इन्हीं टाइनी कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है सेल्स, तो इसीलिए इन्होंने उनका नाम रख दिया सेल। और इस क्वेश्चन के एंड में फिर आप डायग्राम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, डायग्राम जो है बच्चों वो भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे आप अपने न्यूक्लियस दिखा सकते हैं। लेबल करना जरूरी है बच्चों, हर एक डायग्राम को जो भी आप बनाओ उसको आप हमेशा लेबल करो, ठीक है, उसको आप हमेशा लेबल करो, बिना लेबल के डायग्राम को मत छोड़ना, ठीक है। ये सब लिख देना, डायग्राम बना देना, सेल न्यूक्लियस दिखा देना, क्लियर, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इतनी मेहनत तो बहुत है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, अभी भी इसका आंसर करेंगे, लेकिन इसका सारा चैप्टर आप पढ़ लो, पूरा का पूरा चैप्टर तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसके बाद हम सेल ऑर्गेनेल्स भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। अभी के लिए हम क्यों बोलेंगे इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलेंगे, सबसे पहले तो इस ए पार्ट है इसका ये, और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलेंगे, ये इसका बी पार्ट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of cells, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स तो मिलेंगे आपको, सेल आपको मिलेंगे। जैसे कि जब हम घर बनाते हैं बच्चों, एक घर में सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ईंट है। हम घर की ईंट लगाते हैं, बीच में मान लीजिए सीमेंट भी लगी है, उसके बाद हमने पेंट भी किया, वो सब तो किया ही है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम बेसिक यूनिट क्या है बच्चों, हमारी ईंट है घर की। जैसे ही हमारे घर की बेसिक यूनिट ईंट होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट सेल होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट आया समझ। अब फंक्शनल यूनिट क्यों है हमारी, क्योंकि हमारी जितने भी फंक्शंस हैं, हमारे सारे के सारे बेसिक फंक्शंस सेल से ही परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, all the functions are performed by cells। सेल से ही स्टार्ट होगा। अगर हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस मान लीजिए, या चाहे आप गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस ले लीजिए, आप कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, जो सेल्स हैं वहीं से वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, वहीं से वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट होगा। किस तरीके से होगा कि हमारी जो सेल्स हैं बच्चों, हमारी एक सेल है, मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, एक सेल फंक्शन करेगी, उन्हीं सेल्स का ग्रुप मान लीजिए, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे आपका एक टिश्यू बनाएंगी, फिर टिश्यू मिलके क्या बनाएगा हमारा ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, हमारी बॉडी बनाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और सेल्स को भी अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स में, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारी अगली आने वाली जो कक्षा होगी उसमें हम अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि एक सेल के अंदर ही क्या क्या फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या क्या फर्दर फंक्शन होता है। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और जब हम फर्दर सेल ऑर्गेनेल्स जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे कि सेल को ही हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, फर्दर हम इसका डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मैंने जो पढ़ाया आपको, जो डिस्कवरीज बताई हैं बच्चों 5-6, वो डिस्कवरीज आपको याद रखनी है, उनके ईयर याद रखने हैं, उनके साइंटिस्ट याद रखने हैं, और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है वो कंट्रीब्यूशन भी आपको याद रखना है। 3 चीजें याद रखनी है। आई होप इतना तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टडीइंग विद मी। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।